नमस्कार दोस्तों, ये चैनल एक ऐसे महान इंसान को समर्पित है जिनका सपना था भारत में टीवी के माध्यम से जागरूकता लाना। हम बात कर रहे हैं स्वर्गीय श्री एच.आर. सलूजा जी की। एचएमएस फिल्म के फाउंडर, दूरदर्शन पर कृषि दर्शन जैसे विशेष कार्यक्रम के निर्माता और भारत में पहले एशियन गेम्स के लाइव टेलीकास्ट के सूत्रधार। उन्होंने भारतीय टेलीविजन को नई दिशा दी और लाखों लोगों की सोच को छुआ। इस चैनल पर आपको उनकी सोच, उनका काम और उनका अनुभव मिलेगा जो न सिर्फ प्रेरणादायक है बल्कि बहुत कुछ सिखाता भी है। द चैनल honors his creativity, leadership and enduring impact on TV media. We invite you to explore his work, celebrate his legacy and take away insights that broadens your perspectives. तो जुड़िए हमारे साथ एक ऐसे सफर पर जहां हर वीडियो एक नई सीख है और हर एपिसोड देता है नया ज्ञान। आपके सुझाव और फीडबैक हमारे लिए कीमती हैं। स्वागत है आपका स्वर्गीय श्री एच.आर. सलूजा जी की प्रेरणादायक दुनिया में। नमस्कार। मॉनसून की देरी के बावजूद धान की बुआई का काम पूरे उत्तर भारत में जोरों पर है। ये तो आप जानते हैं ना कि पूरे विश्व को चावल भारत की देन है। ये माना जाता है कि चावल की फसल सबसे पहले गुजरात में हुआ करती थी। उसके बाद ये देश के अन्य भागों और फिर एशिया में होना शुरू हुई। चावल की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आप कहीं भी जाएं, चावल से बने दक्षिण भारतीय व्यंजन इडली डोसा आपको हर जगह मिल जाएंगे। केवल इडली डोसा ही क्यों, चावल भारत के अधिकांश लोगों का प्रमुख भोजन है। अब जब चावल की बात हो ही रही है तो आपको देते हैं इसके बारे में और अधिक जानकारी। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों में धान का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। प्राचीन अवशेषों से मिले प्रमाण बताते हैं कि हमारे देश में ईसा से पूर्व कोई 1000 वर्ष पहले भी धान की खेती की जाती रही है। यानी विश्व को धान का दान हम ही ने दिया। भारत में धान की खेती 8 डिग्री अक्षांश से लेकर 35 डिग्री अक्षांश उत्तर और विभिन्न ऊंचाई, जलवायु, वर्षा और भौगोलिक परिस्थितियों में की जाती रही है। केरल में बांध बनाकर समुद्र की सतह से नीचे, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और असम में 4 से 6 मीटर गहरे जल के अलावा कश्मीर और हिमालय की घाटियों में 900 से 1500 मीटर की ऊंचाई तक धान की खेती पनप रही है। यूं तो धान हर मौसम की चहेती फसल है, मगर धान के लिए 21 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और वायुमंडल में अधिक नमी बेहतर मानी जाती है। आजादी के लगभग 2 दशक बाद तक धान की खेती का क्षेत्रफल मात्र 1 करोड़ 33 लाख हेक्टेयर था, मगर आज यही बढ़कर 4 करोड़ 22 लाख हेक्टेयर जा पहुंचा है। धान के इस भरपूर उत्पादन के पीछे हमारे देश में विकसित किस्मों का विशेष योगदान है। धान की उन्नत किस्मों के विकास का हम गौरवशाली इतिहास लिए हुए हैं। विभिन्न स्थितियों के लिए उपयुक्त धान की लगभग 30,000 किस्में हमारे देश में पाई जाती हैं। धान उत्पादन में ऊंची छलांग मारी बौनी किस्मों ने। अखिल भारतीय धान सुधार परियोजना के अंतर्गत कोई 200 से भी अधिक बौनी किस्मों का विकास किया जा चुका है। संकर धान का नाम आज किसानों की जुबान पर चढ़ा हुआ है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने भी धान की किस्मों के विकास में विशेष योगदान दिया है। यहाँ से विकसित जल्द पकने वाली किस्म मालवीय 36 आज देश में काफी लोकप्रिय हो चली है। हाल ही में पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा भी धान की एक नई किस्म
पंत शंकर धान 1 विकसित की गई है। स्वाद के अलावा महक ऐसी कि पके आपके घर में खुशबू बेचैन करे पड़ोसी को। फसल कटाई के बाद सिलसिला शुरू होता है चावल तैयार करने का। खेत से प्राप्त धान की बालियों से पहले बाहरी आवरण यानी छिलका दूर किया जाता है। यही छिलका तो चावल की सौगात अपने में संजोए रखता है। आज देश में कितनी ही चावल मिलें अति आधुनिक मगर भारत में ही निर्मित उपकरणों की मदद से चावल उत्पादन की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। आज देश में कृषि इंजीनियरिंग के विकास की बदौलत धान की खेती और कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी के लिए हर प्रकार के सस्ते, टिकाऊ और बहुउपयोगी उपकरण और मशीनें विकसित की जा चुकी हैं। ये वो मशीनें हैं जो कि धान के खेत से और चावल होने तक की यात्रा को पूरा करने में एक तरह से मददगार होती हैं। छिलके से अलग किया हुआ चावल सीधे ही उपभोक्ता तक नहीं जा पहुंचता। गुणवत्ता और आकार की दृष्टि से इस चावल का श्रेणीकरण भी किया जाता है। ये काम भी मशीनों द्वारा ही पूरा होता है। मोती से दमकते चावल के दाने जब मशीनों की यात्रा तय कर ढेर लगाते हैं तो खुद बोलते हैं, मगर पार की निगाहें इनकी गुणवत्ता जांचने से भी नहीं चूकती। क्यों न जांचे भला, क्वालिटी का सवाल जो है। विभिन्न स्तरों पर होती जांच के बाद श्रेणीकरण किया गया चावल पैकिंग यानी भराई की अवस्था में जा पहुंचता है। भराई के लिए ऐसे थैलों का प्रयोग किया जाता है जिनमें नमी घुसपैठ ना कर पाए। इस तरह से भरे हुए थैले बाद में भंडारित किए जाते हैं ताकि उचित बाजार मिलने पर उन्हें बाजार तक पहुंचाया जा सके। चावल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए जहां इसका उत्पादन बढ़ाया गया है, वहीं दूसरी ओर विभिन्न उत्पादों की लोकप्रियता ने इसकी खपत भी बढ़ाई है। अब चाहे दक्षिण भारत का इडली डोसा हो या फिर उत्तर भारत के इनरसे, फुलवड़ियाँ, नमकीन जलेबी, कितने ही स्वादिष्ट मीठे और नमकीन उत्पाद आज चावल के द्वारा तैयार किए जा रहे हैं। जहां एक ओर चावल के ये उत्पाद आसानी से बनाए जा सकते हैं, वहीं दूसरी ओर इनका पाचन भी सहज होता है। अब चावल से तैयार होने वाली इडली को ही लीजिए। भाप से तैयार ये इडली जहां एक ओर आसानी से बन जाती है, वहीं दूसरी ओर इसमें कोई भी ऐसा तत्व नहीं होता जो कि आपको नुकसान पहुंचाए। सहज पकने वाली ये इडली भाप पर आधारित होती है, इसलिए इसके कच्चे रह जाने का भी कोई सवाल पैदा नहीं होता। आमतौर पर चावल के उत्पाद सीधे आटे से बनाए जाते हैं, मगर कुछ व्यंजनों में स्वाद के अनुरूप अन्य खाद्य वस्तुएं भी मिलाई जाती हैं। चावल से तैयार इन उत्पादों की लोकप्रियता की स्थिति तो ये है कि सड़क किनारे के ढाबों से लेकर पंचतारा होटलों तक चावल से तैयार उत्पाद हाथों हाथ बिक जाते हैं। यूं तो चावल में एक बड़ा भाग माड़ के रूप में इकट्ठा होता है, मगर इसमें खनिज तत्व, प्रोटीन, वसा और ऊर्जा की भी एक बड़ी मात्रा पाई जाती है। ये जहां एक ओर बच्चों और वृद्धों में वृद्धि कारक हैं, तो वहीं दूसरी ओर रोगी हो या फिर अन्य ऐसा व्यक्ति जिसकी पाचन क्रिया सहज ना हो, उसके लिए भी चावल की बिरयानी से ज्यादा मुफीद कोई वस्तु नहीं। अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना राष्ट्र को समर्पित की। हालांकि एक कृषि योजना पहले से ही चल रही है। हमारे दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे कि इन दोनों योजनाओं में आखिर फर्क है क्या। इसके बारे में हमें विस्तार से बता रहे हैं साधारण बीमा निगम के महाप्रबंधक श्री डी रसगोत्रा। पहली क्रॉप इंश्योरेंस में सिर्फ फूड क्रॉप्स कवर्ड थे। उसमें कमर्शियल क्रॉप्स
और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स यानी नकदी और बागबानी फसलें कवर्ड नहीं थी। इस योजना के अंदर वो भी कवर्ड है। शुरू में हम सिर्फ 3 क्रॉप्स गन्ना, कपास और आलू कवर करेंगे, लेकिन 3 साल के अंदर बाकी दूसरी एनुअल कमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स भी कवर की जाएंगी। इसके अलावा दूसरा फर्क ये है कि पहली योजना के अंतर्गत सिर्फ लोनी फार्मर्स यानी ऋणी किसान जिन्होंने वित्तीय संस्थानों से लोन लिया होता था वही कवर होते थे, लेकिन इस योजना के अंतर्गत नॉन लोनी फार्मर्स भी कवर होते हैं। लोनी फार्मर्स के लिए यह स्कीम कंपल्सरी है, लेकिन नॉन लोनी फार्मर्स अपनी इच्छा अनुसार कवर ले सकते हैं। तीसरा फर्क यह है कि पहली योजना के अंदर सम इंश्योर्ड या बीमा की राशि प्रति किसान 10,000 रुपये थी। इस योजना के अंतर्गत इससे ज्यादा कवर की जा सकती है। चौथा फर्क इसमें यह है कि स्कीम चाहे ये एरिया अप्रोच के बेसिस पे है, लेकिन कुछ आपदाएं जैसे ओलावृष्टि, साइक्लोन, फ्लड, लैंडस्लाइड, इसमें असेसमेंट ऑफ लॉस निजी बेसिस पे किया जाएगा। तो ये 4 एरियाज हैं जिसमें कि ये योजना पहली योजना से फर्क है, और ये किसान के हित में है। पहली योजना के अंदर 10,000 प्रति सीजन या पर मौसम के हिसाब से किसान इंश्योरेंस करवा सकता था, लेकिन अभी उत्पादकता के हिसाब से या जिसको हम थ्रेशोल्ड यील्ड कहते हैं, उसकी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के हिसाब से जो अमाउंट बनेगा वहां तक वो इंश्योरेंस करवा सकता है, या पिछले 3 या 5 साल की एवरेज यील्ड के कीमत का भी इंश्योरेंस करवा सकता है अप टू 150%। तो इस हिसाब से उसको ज्यादा रीजनेबल सम इंश्योर्ड करवाने की सुविधा उपस्थित है, और उसको किसी दावा के मौके पे बहुत रीजनेबल पैसा या कंपेंसेशन मिल सकता है। इसकी प्रीमियम क्या होगी? फूड क्रॉप्स और ऑयल सीड्स के लिए खरीफ सीजन में 3.5% फॉर बाजरा एंड ऑयल सीड्स एंड 2.5% फॉर अदर फूड क्रॉप्स। रबी सीजन के लिए 1.5% गेहूं के लिए और 2% अदर फूड क्रॉप्स और ऑयल सीड्स के लिए प्रीमियम होगा, जो कि बड़ा रीजनेबल है। आप सोचेंगे कि रबी के सीजन में और खरीफ के सीजन में ये प्रीमियम का फर्क क्यों है। मैं ये बताना चाहूँगा कि रबी सीजन में क्योंकि हमारा 13 साल का एक्सपीरियंस खरीफ सीजन की तुलना में अच्छा था, उस हिसाब को हमने देखते हुए रेट्स जो हैं वो कम रखे हैं। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, जिसकी डेफिनेशन IRDP के अंडर आती है, उनको आधा प्रीमियम देना पड़ेगा। 50% सब्सिडी गवर्नमेंट देगी। इस 50% में से आधा हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट और आधा स्टेट गवर्नमेंट्स
बियर करेगी। इस तरह से स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को एक सुविधा दी गई है, क्योंकि वो इतना प्रीमियम नहीं दे सकते। देश में खाद्य तेलों की जितनी मांग है, उसका उत्पादन उस मांग से खासा कम है। इसीलिए देश को खाद्य तेलों का आयात करना पड़ता है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में कुछ ऐसे अनुसंधान हुए हैं जिससे पंजाब और अन्य राज्यों में मूंगफली की अच्छी फसल ली जा सकती है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के डायरेक्टर रिसर्च डॉक्टर के.एस. औलख। भारत में तेल की बहुत कमी है। इस वक्त जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो 7.6 मिलियन टन यानी कि 76 लाख टन की ज़रूरत है हर साल। तो हम जो पैदा करते हैं वो तकरीबन 6.4 मिलियन टन पैदा करते हैं। तो हर साल 1.2 मिलियन टन यानी कि 12 लाख टन का तेल की जो कमी है भारत में, उसको पूरा करने के लिए हम पंजाब में प्रयास कर रहे हैं कि मूंगफली का उत्पादन बढ़ाएं। मूंगफली जो कि कुछ समय पहले, आज से कोई 30 साल पहले 2.2 लाख हेक्टेयर में पंजाब में पैदा की जाती थी, इस वक्त सिर्फ 9,000 हेक्टेयर में पैदा हो रही है। तो बहुत नीचे चला गया है एरिया। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि मूंगफली की नई किस्में पैदा करें और नई टेक्नोलॉजी, नई तकनीक दें जिसके कारण इसका उत्पादन बढ़ सके, क्योंकि इसका उत्पादन सिर्फ तकरीबन 1 टन प्रति हेक्टेयर है। सो हमने नई किस्म दी है पंजाब में PBG 522। तो इसकी जो उत्पादन है काफ़ी ज़्यादा है और हमने नई तकनीक निकाली है। पहले जून और जुलाई में मूंगफली बोते थे पंजाब में, तो हमने देखा है कि उस कारण जो कनक हम जो गेहूं बोते थे वो बहुत लेट हो जाते थे। तो हम चाहते हैं कि पंजाब में 15 नवंबर से पहले गेहूं की जो सोइंग है वो हो जाए ताकि उसका अच्छा उत्पादन हो। तो हमने जो नई वैरायटी निकाली है, एक तो ये अर्ली है, पहले पकती है, और एक हमने नई टेक्नोलॉजी दी है भी ये इसको फरवरी में बोएं, ना कि जून जुलाई में, फरवरी में इसकी बिजाई करें। तो ये हमने इस दफ़ा देखी है, इसका उत्पादन बहुत ज़्यादा है और खेत बड़ी जल्दी जून में खाली हो जाती है, उसके बाद एक और फसल ले सकते हैं। तो मई जून में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जून जुलाई के बजाय मई जून में इसकी बिजाई करें ताकि कणक टाइम से उसकी बिजाई हो सके। सो इसका चार भी काफ़ी है, इस किस्म जो 522 हमने दी है, और ये अर्ली भी है, तो इसका काफ़ी स्कोप है। हम कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट के साथ रल के और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर जो उनका कोऑर्डिनेटर प्रोग्राम है, अगले साल से हम इसका बीज को जो उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि बीज की बहुत कमी है मूंगफली में। इसका तकरीबन 40 किलो प्रति एकड़ बीज की ज़रूरत होती है, जो कि कमी पूरी नहीं हो रही है इस वक्त। इस वर्ष पंजाब में गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। उत्पादन इतना अधिक था कि किसानों को अपनी फसल बेचने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गेहूं और धान की सघन खेती के कारण अब पंजाब की मिट्टी की उपजाऊ शक्ति पर भी असर पड़ रहा है। विशेषज्ञों का ये कहना है कि गेहूं और धान के अलावा पंजाब के किसानों को अब बागवानी पर भी ध्यान देना चाहिए। इस पर चर्चा कर रहे हैं पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के बागवानी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर A.S. संधू। पिछले कई सालों से, तकरीबन 30 सालों से वीट और जो कनक और चोना का रोटेशन है इसमें फंसा पड़ा है, और इसमें फार्मर्स पहले कुछ सालों में तो कुछ इनकम उनको हुई है अच्छी, क्योंकि ये क्रॉप्स जो ये फसलें हैं दूसरे प्रांतों में नहीं इतनी हुआ करती थी और इधर का अनाज उधर जाता था। उन कुछ सालों से जबकि दूसरे गवांढी प्रांत है उनमें से भी ये फसलें होने लगी और फार्मर्स को बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मार्केटिंग की प्रॉब्लम आ रही है। और इसको अलावा जो इस क्रॉप सिस्टम के नाल जो नुकसान होया है वो बहुत ही दूर तक नुकसान करने वाली बात है। मैं आपको बताऊं कि इतना ज़्यादा पानी जो ग्राउंड वाटर है वो नीचे से ऊपर आके यूटिलाइज और वरतों उसकी हो चुकी है कि हर साल 1 फुट से 1.5 फुट तक पानी की जो सतह है वो नीचे जा रही है। आने वाले सालों में ये पानी की प्रॉब्लम स्टेट में आ जाएगी और इतने ट्यूबवेल लग गए हैं और ट्यूबवेल इतने दोबारा पुट के उसको खाड़ कर लगाना पड़ रहा है। तो वो इस सब कुछ जो है वो जो ये रोटेशन है धान और गेहूं की, इसके कारण हो रहा है। सो फार्मर, इस तो अलावा कुछ समय पिछले कुछ सालों में कपास की जो फसल है उसमें बहुत भारी
फेल्योर हुई है, क्योंकि कुछ कीड़े उसमें ऐसे आ गए हैं कई सालों के जो खुद फार्मर को बहुत नुकसान पहुँचा रहे हों। और जो यूनिवर्सिटी है वो भी इस पे फार्मर्स को, जो किसान हैं, उनको सलाह दे रही है कि आप इन फसलों को छोड़कर कोई और फसलें हैं, तेल बीज की फसलें हैं, सूरजमुखी की फसल है, बागबानी है, डेयरी है, बी कीपिंग है, मशरूम ग्रोइंग है, और जो इस धंधे हैं ये अपनाने चाहिए हैं। उन्होंने विच खास करके जो बागबानी का धंधा है वो बहुत लाहेवंद है, क्योंकि जो पंजाब का या जो है वातावरण है, या जो सॉइल है, जो इसका जो क्लाइमेट है, इसमें से बहुत अच्छे फल, जिस तरह के इसमें नाशपाती बहुत अच्छी हो सकती है, किन्नो बहुत अच्छा हो सकता है, गुआवा हो सकता है, आड़ू है, ये जो फसलें हैं मुख्य फसलें। इसके अलावा बेर है, बेर कुछ एरिए में जहाँ के मार्जिनल लैंड है, जिथे के फार्मर छोटे जिमीदार हैं, उन्होंने ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ अच्छा कामयाबी ਨਾਲ उस एरिया ਦੇ ਵਿੱਚ उगाया जा सकता है। इसके अलावा हमने नर्सरीज़, जो वक्रे वक्रे फल खोज केंद्र हैं, वहाँ नर्सरी स्थापित की हैं। वहाँ से ज़मींदार को हम हर तरह के पौध देते हैं और वहाँ तैयार करते हैं, ताकि ज़मींदार को इधर यूनिवर्सिटी में ना आना पड़े, उनका जो वहाँ से पौध मिल जाए। इसके अलावा हम हर ज़मींदार जो कि सहायता चाहता है कि हमें जानकारी दी जाए कि किस तरह बाग लगाना है, क्या क्या करना है, हम वहीं जाकर उनको सारी शिक्षा देते हैं और कैसे बाग लगाना है। इसके अलावा जिन ज़मींदारों ने जो बाग पहले से लगाया हुआ है, हमारे मार वहाँ जाते हैं, उनकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कीड़े की हो या कोई और कोई पौधे की कमज़ोरी की हो, या उसमें से कोई न्यूट्रिएंट्स की कमी हो, सो ऐसे वो सारे हम उनको ये भी बोलते हैं कि पत्ते वहाँ से लाते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं कि किस चीज़ की कमी है, उसमें भी उनकी मदद करते हैं। सो यूनिवर्सिटी तो हर तरह नाल ज़मींदार की सहायता कर रही है, ताकि ज़मींदार इस बागबानी के धंधे को अपनावे और अच्छी पैदावार ले सके और अच्छी सेहत बना सके, क्योंकि इससे ज़मींदार लेके तो फ्रूट फल खा नहीं सकता गांव में। सो जो अपना पैदा करेगा तो उसमें उसको खाने के लिए भी हो जाएगा और पैसे भी अच्छे मिल जाए। आपको याद होगा, हमने अपने पिछले प्रोग्राम में कृषि क्षेत्र में लगने वाले टैक्स पर चर्चा की थी। आज के युग में जब संयुक्त परिवार टूट रहे हैं और जीवन जोखिमों से त्रस्त है, ऐसे में आवश्यकता है ऐसा निवेश करने की जिसे लगाने में कठिनाई न हो। ये निवेश आपको और आपके परिवार को सुरक्षा तो प्रदान करे ही, साथ ही वक्त जरूरत पड़ने पर आपकी आवश्यकताओं को पूरा भी करे। ऐसा ही निवेश है जीवन बीमा, जिसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं श्री S.K. मुखर्जी, जो जीवन बीमा निगम के भूतपूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और IIM लखनऊ में विजिटिंग प्रोफेसर हैं। यूँ तो जीवन एक अपने में संघर्ष है और इसमें तरह तरह की परेशानियाँ इंसान के सामने आती हैं, लेकिन आर्थिक समस्या जो है सबसे बड़ी समस्या होती है, जिसका निदान इंसान कोशिश करता है कि अपने जीवन में कर सके। इसके लिए वो अपनी सेविंग्स के द्वारा तरह तरह की स्कीमों में अपना पैसा लगाकर अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश करता है। इसी का एक अंग है जीवन बीमा। वैसे तो बीमा के कई अंग होते हैं, जैसे हम गाड़ी का बीमा करते हैं, घर का बीमा करते हैं, बर्गलरी का बीमा करते हैं, लेकिन आज हम जीवन बीमा के बारे में ही बोलेंगे, क्योंकि ये एक इंसान की अपनी जीवन से सीधे ताल्लुक़ रखती है। जीवन के अंदर जब इंसान कार्यरत होता है तो उस वक़्त उसको ज़रूरत होती है एक कवर की, जो कि एक जोखिम को कवर करने के लिए होती है, ताकि कोई अगर हादसा हो जाए जीवन के अंदर तो फैमिली को कुछ न कुछ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिल सके। इसी तरह से इंसान चाहता है कि अपने बच्चों के लिए कोई प्रोविज़न करे, ताकि जब बच्चे बड़े हों या तो उनकी एजुकेशन या उनकी मैरिज के लिए कुछ पैसा वो समय पर आयोजित कर सके। इसी तरह से जब इंसान बूढ़ा हो जाता है उसको ज़रूरत होती है पेंशन्स की। इन हर तरह की कठिनाइयों के लिए जीवन बीमा के अंदर स्कीमें होती हैं जो इन समस्याओं का निदान करती है, और इसीलिए मनुष्य के फाइनेंशियल प्लानिंग में ये बहुत ज़रूरी है कि वो इन हर तरह की स्कीमों का लाभ उठाए।
जीवन बीमा के संबंध में हमने कुछ ऐसे लोगों से बातचीत की जिन्होंने जीवन बीमा पॉलिसी ली है और इसके फायदों से परिचित भी हैं। मैंने इंश्योरेंस कराई है और इंश्योरेंस कराने के मेरे दो पर्पस थे। एक तो पर्पस था कि इसका मेरे को टैक्स बेनिफिट मिलता है और दूसरा पर्पस है कि हमारी जो लाइफ है वो सिक्योर रहती है। टैक्स पर्पस में हमको इसमें 60,000 रुपये तक जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें टैक्स रिबेट मिल जाती है और दैट्स ए हैंडसम अमाउंट। और दूसरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होने की वजह से कुछ समय के बाद में 15 या 20 साल के बाद में एक हमें अमाउंट जो मिलता है वो फैमिली को भी मिल जाता है और इन केस ऑफ डेथ या कोई इस तरह के मिस हैपनिंग के अंदर एक फैमिली को एक सहारा मिल जाता है एक अमाउंट से। यही मेरे दो पर्पस था इंश्योरेंस कराने का। वैसे तो और स्कीम्स भी हैं जिसमें मैं पैसा बचा सकता हूँ। इकट्ठा मैं धीरे धीरे एक सपोज बैंक में आरडी डाल देता हूँ, धीरे धीरे पैसा मेरा 10 साल 15 साल में इकट्ठा हो जाएगा, विद इंटरेस्ट मुझे काफ़ी सारा मिल सकता है। लेकिन उसमें मान लिया बीच में मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं सपोज ना रहूं, तो उससे क्या होगा कि वो पैसा उतना ही बैंक मुझे देगा। जबकि इंश्योरेंस में क्या होगा कि जो भी मुझे सम अश्योर्ड है वो सपोज मैं 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस डाल देता हूं तो और मैंने मान लिया सपोज 2 लाख ही जमा किए तो मुझे 10 लाख रुपए फैमिली को मिल जाएगा। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि इंश्योरेंस मैंने अपने लिए इसलिए मैंने कराया।